नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। सुलगते सवाल में आपका स्वागत है। सुलगता सवाल लेकर हम हर बार आपके सामने इसलिए आते हैं क्योंकि आपके जहन में वो सुलगते सवालों के जवाब जानने की इच्छा है जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं। तो पूरी खबरों की पड़ताल करने और ऐसी चीजें जिन्हें सुलगते सवाल के रूप में आप अपने मन में महसूस करते हैं, उन्हें जानने के लिए हम ये खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, सुलगते सवाल। और आज का सुलगता सवाल हमारा है छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां पर नक्सल प्रभावित बच्चों के लिए बनाए गए हैं आश्रम, लेकिन इन आश्रमों में व्यवस्था बदहाल है। इन आश्रमों की स्थिति यह है कि बच्चों को जैसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो आश्रम बनाए गए हैं वो अव्यवस्था के आश्रम बन गए हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। यह है नक्सली क्षेत्र में बने वय आश्रम, जो कि नक्सल समस्या से विस्थापित बच्चों के लिए बनाए गए हैं। बीजापुर जिले के उसूर विकासखंड के अंतर्गत बासागुड़ा में 5 आश्रम संचालित हैं। पहला बासागुड़ा नवीन, दूसरा बासागुड़ा संयुक्त, तीसरा सारकेगुड़ा, चौथा पुष्पाका और 5वां कोरसागुड़ा है। ये सभी आश्रम आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग में अपने मूल गांव से हटकर संचालित किए जा रहे हैं। इन 5 ही आश्रम में अव्यवस्था का आलम है। बच्चों की संख्या 5 आश्रम में करीब 350 के आसपास है। 2 भवनों में ही इन 5 आश्रमों को संचालित किया जा रहा है। आश्रम में अधीक्षक आमतौर पर नदारत रहते हैं, वहीं सुविधाओं के नाम पर भी आश्रम में व्यवस्था बिल्कुल शून्य है। कौन से गांव के हो? कौन सा क्लास में पढ़ते हो? कौन से ये स्कूल? परसागुड़ा माध्यमिक शाला। हॉस्टल अधीक्षक है अभी? आए थे सर, अभी गए घर। क्या नाम है हॉस्टल अधीक्षक? कृष्णा गोंदी। अच्छा, तो ये हॉस्टल में आप लोग झाड़ू वाड़ू भी लगाते हो? ये बाहर में लगाते सर, मैदान में जैसा है। अच्छा। टीवी 24 की टीम जब यहाँ पहुंची तो बच्चों को इधर उधर भटकते पाया गया। यहाँ पानी की व्यवस्था का काम भी बच्चे देखते हैं, जिससे साफ पता चलता है कि आश्रम में पानी भी नहीं आता। आश्रम में साफ सफाई भी भगवान के भरोसे है और पढ़ाई के कोई हालात नजर नहीं आते। रामेश्वर का। कौन से गांव के हो? मल्लेपुर। ये कौन सा हॉस्टल है आपका? पुष्पाका। कितने बच्चे कल रात में गिनती किए थे? तो 45 बच्चे थे। ये हॉस्टल के अधीक्षक अभी है? सर बुकर पकड़ा बोल के अस्पताल गए थे सर। कितने बजे गए थे? जी। कब गए थे? कल गए थे? परसों का? कल गए सर। आप आज नहीं आए हैं? आज बुकर पकड़ा बोल के नहीं आए। अच्छा। तो आप लोग यहाँ पे झाड़ू वाड़ू भी लगाते हो? तो सफाई करते सर, रूमन में भी, बाहर भी करते हो? बाहर में। वैसे तो इन आश्रमों को सरकार ने आदिवासी बच्चों को आवासीय व्यवस्था के तहत पढ़ाई उपलब्ध कराने के लिए बनाया था, पर जिम्मेदार लोगों की लापरवाही के कारण बच्चों का भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा है। इस मामले में सहायक आयुक्त से बात करने पर उन्होंने लापरवाह अधीक्षक को खिलाफ कार्रवाई की बात का भरोसा दिया है। हमारे सर के द्वारा और मेरे द्वारा मीटिंग्स लेकर करके इन लोगों को निर्देशित किया गया कि आप हेडक्वार्टर में रहें और बिल्कुल संवेदनशीलता से काम करें और बढ़िया पौष्टिक आहार दें, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराएं, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। यदि वो हेडक्वार्टर में नहीं थे, मैंने इसकी जांच वीडियो हमको दिखा था किसी के माध्यम से, ये आपने भेजा होगा, तो उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जांच कराने के बाद जैसे ही रिपोर्ट आती है फिर उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। बीजापुर का सुदूर जंगली इलाका कहने को तो नक्सल प्रभावित लोगों की सुविधाओं के लिए बनाया गया है, पर यहाँ की दुर्दशा देखकर लगता है कि रहने वाले बच्चों का तो भगवान ही मालिक है। जिस उम्मीद से आश्रम शुरू किए गए थे, ऐसी व्यवस्था रही तो उसका लाभ मिलने की बजाय नुकसान ही होने की संभावना दिख रही है। बीजापुर से धीरेन्द्र तिवारी की रिपोर्ट। तो देखा आपने किस तरीके से इन आश्रमों की व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं, ये तो अव्यवस्था जैसी स्थिति है। और इन आश्रमों को जब एक प्लान के तहत बनाया गया था तो सोचा यह गया था कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के गांव में पढ़ाई नहीं हो पाती, बच्चों का भविष्य सुधरेगा, और इसीलिए सरकारी आश्रमों का एक कॉन्सेप्ट लाया गया
जिसके तहत सरकारी स्तर पर इन आश्रमों को बनाकर उन गांवों के बच्चों को पढ़ाई की व्यवस्था दी जाती है। आवासीय व्यवस्था है, इसलिए बच्चों को एक रहने के साथ, संस्कार देने के साथ पढ़ाई कराई जाए, ऐसी व्यवस्था यहाँ पर की गई थी। लेकिन इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप खुद समझ सकते हैं कि ये जो आश्रम हैं वो सरकारी लेट लतीफी और फीताशाही की भेंट चढ़ता दिख रहा है। व्यवस्था के नाम पर इन आश्रमों को केवल बना दिया गया है, बच्चों को ठूस दिया गया है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई कैसी होती होगी, किस तरीके की व्यवस्था के बीच यहाँ बच्चे रहते होंगे, वो इस दृश्य के जरिए आप खुद ही देख पा रहे हैं। ऐसे में जो कॉन्सेप्ट लाया गया था वो एक तरीके से एक अव्यवस्था के लापरवाही की भेंट चलता हुआ दिख रहा है। इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन आश्रमों को ऐसा क्यों छोड़ दिया गया है, सरकार इनकी सुध क्यों नहीं लेती और ऐसी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार कौन है। एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं हमारे संवाददाता के पास, धीरेन्द्र, जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया और जिम्मेदार लोगों से भी बातचीत की, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसी स्थितियां क्यों बनी हुई हैं, आश्रम बदहाल क्यों हैं, कोई उनकी सुध क्यों नहीं लेता। धीरेन्द्र, जैसा कि हम रिपोर्ट के जरिए बता चुके हैं कि यहाँ पर व्यवस्था ठीक नहीं है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। जो माता पिता हैं उन्होंने गांव से लाकर इन आश्रमों में बच्चों को इसलिए रखा था कि वहां पर उनका कुछ सुधार हो, पर ऐसा दिखता नहीं है। क्या वहां पर आपने देखा, क्या रिपोर्ट थी आपके नजरों के सामने? जी मोहन जी, आपको बता दो कि बस्तर के जो तमाम इलाके हैं नक्सल प्रभावित इलाका है। नक्सल प्रभावित इलाके में पढ़ाई की व्यवस्था अच्छी रहे, इसके लिए सरकार ने एक अच्छी पहल की और आश्रम और छात्रावासों के माध्यम से आदिवासी बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। लेकिन जब हम इस संकल्प की धरातल में रिपोर्ट करते हैं और उनकी स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं तो जो नजारा है वो हमारे इस रिपोर्ट में ही आपको दिख रहा है। बीजापुर जिले में की हम ये रिपोर्ट बना रहे थे और हम ये देख रहे थे कि बीजापुर का ये जो आश्रम है नक्सल प्रभावित उन गांवों से जो है आश्रम है जहां पर नक्सल की वजह से ये आश्रम जो है सड़क पे लाने पड़े थे। उन इलाकों के बच्चे को सड़क पे लाकर उच्च शिक्षा प्रदान करने की कोशिश शुरू की गई थी। इसमें आपको बता दूं कोरसागुड़ा, पुष्पाका और सारकेगुड़ा का जो आश्रम है वो मूल गांव में चलता था। उसके बाद नक्सल समस्या के चलते इन गांव के जो स्कूल है उनको बासागुड़ा के आश्रमों में शिफ्ट किया गया। वहां पर 2 ऐसे भवन है जिनमें लगभग 350 बच्चे रहकर पढ़ाई करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि एक भवन के अंदर में 3 आश्रम संचालित है, तो ये एक बड़ी दुविधा वाली भी बात है। दुर्भाग्य है कि एक ही भवन के अंदर में 3 संस्थाओं का संचालन हो रहा है। इसी से ही आप समझ सकते हैं कि बीजापुर में जो प्रशासन है, जो शिक्षा विभाग है, जो आदिवासी विकास है, वो शिक्षा को लेकर, आदिवासी बच्चों को लेकर कितना गंभीर है। दूसरी बात यह है कि जिन अधिकारियों को, जिन कर्मचारियों को उनकी हिफाजत के लिए, उनकी सुरक्षा और उनके देख रेख के लिए रखा जाता है, वो ही आश्रम में नहीं रहते हैं। सुबह आते हैं, 9-10 बजे उनकी ड्यूटी चालू होती है, 3 से 4 बजे वो ड्यूटी करते हैं, वापस चले जाते हैं। बच्चे किसके भरोसे हैं? भगवान के भरोसे हैं। खाने में बनाने वाली जो लकड़ी है चूल्हे में, वो जंगल की लकड़ियों को इस्तेमाल करके उनसे चूल्हा जला जाता है। एक तो उन स्कूलों में अव्यवस्था का आलम है, जो कमरे हैं उनको स्टोर रूम बना दिया गया है, बच्चे कहाँ सोएंगे? पढ़ाई की क्या स्थिति है धीरेन्द्र? पढ़ाई कैसे हो पाती है? क्या शिक्षक है वहाँ पर? पढ़ाई कैसी है बच्चों की? पढ़ाई का स्तर तो आपको मोहन जी मैं आपको बता दूं, अगर इन बच्चों से देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम भी पूछेंगे तो शायद ही 1-2 बच्चों को छोड़कर किसी का नाम पता होगा। सबसे बड़ी बात यह है। और जो 5वीं से 8वीं पढ़ने वाले जो बच्चे, उनके स्तर जो है पढ़ाई का वो भी बड़ा दयनीय है। जो गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात अगर सरकार करती है, पढ़ाई होती है, वहाँ टीचर आते हैं क्या? टीचर तो आते होंगे। टीचर को की अतिरिक्त पोस्टिंग है वहाँ पर। टीचर जो है उनकी 10 बजे से पढ़ाई की चालू होती है, 3-3:30 बजे उनका स्कूल खत्म हो जाता है और चले जाते हैं। लेकिन आपको मैं ये जो आश्रम की, जहाँ पे आश्रम मौजूद है, बीजापुर जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर है और इन इलाकों से जो है सबसे बड़ा बात की नक्सल प्रभावित इलाका है। इन इलाकों में नक्सलियों की समानांतर सरकार चलती है, तो यहाँ पर अधिकारी जो है जिले के आला अधिकारी वो भी नहीं पहुंचते हैं।
तो कहीं ना कहीं उसका ही एक नतीजा है कि जो आश्रम के जो संचालक हैं, अधीक्षक है, वो लापरवाही करते हैं और शिक्षकी कार्य न करके, आश्रम व्यवस्था न करके वो अपने निजी कार्यों में मस्त रहते हैं। जी मोहन। बिल्कुल, और यही है वो अव्यवस्था जिसका जिक्र हम बार बार कर रहे थे। धीरेन्द्र ने ग्राउंड रिपोर्ट बताई और इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बड़ी लापरवाही हो रही है जिसके वजह से ये जो बच्चे हैं उन्हें सफर करना पड़ रहा है, उनका भविष्य खतरे में आ गया है। एक एक करके और परतों को खोलेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वहां पर ऐसी व्यवस्था क्यों है और उसे कोई ठीक क्यों नहीं करता। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद है सर्व आदिवासी समाज के अनिल बुक्का जी। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले बिल्कुल, सर्व आदिवासी समाज के अनिल जी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी बताइए, इस तरीके के आश्रम जिनकी रिपोर्ट हम बता रहे हैं उससे तो ऐसा लगता है कि वहां कोई देखने तक नहीं आता। ऐसी स्थिति क्यों बनी हुई है? बिल्डिंग तो काफी अच्छी दिख रही है, पर बाकी व्यवस्था बिल्डिंग बनाकर शायद सरकार करना भूल गई है। बिल्कुल सर, एक्चुअल में क्या है, ऐसे पूर्वांचल क्षेत्र में आश्रम व्यवस्था तो गवर्नमेंट ने तो कर दी है, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण बच्चों की शिक्षा नहीं मिल पाती, व्यवस्थाएं नहीं मिल पाते हैं। इसके कारण मान लो बच्चा कहीं बीमार पड़ जाता है तो उसमें पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होनी चाहिए। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से लोग व्यवस्था नहीं कर पाते, नहीं करने के कारण ही मेडिकल सुविधा नहीं मिलने के कारण ही बच्चा कहीं ना कहीं उनकी मृत्यु हो जाती है। बिल्कुल, आपके पास क्या जानकारी है? ये अव्यवस्था जैसी स्थिति कब से है? क्या पहले ठीक थी, अभी खराब हुई है? क्या हुआ है, क्यों हो रहा है ऐसा? ये एक दिन तेज होते जा रहा है कि तो समझ में आता है ना। आपको पूरे जिले में ऐसे व्यवस्थाएं बनी हुई है। कितने आश्रम में ऐसी अव्यवस्था रही होगी? कितने आश्रमों की आपके पास जानकारी है? जी जी, बहुत से आश्रमों में व्यवस्था सही नहीं है, सही नहीं रहने के कारण ये घटनाएं होते जा रहे हैं, है ना। और इसमें जिसको अधीक्षक के रूप में जो बनाया जाता है उसकी भी पूर्णतः जिम्मेदारी लेते हैं और नैतिक जिम्मेदारी उसको पूर्ण रूप से लोग नहीं निभा पाते हैं, तो इसलिए सब घटनाएं होते रहती है। इसमें शासन प्रशासन ही कमजोर है क्योंकि उनके कर्मचारियों को दबाव नहीं चलिए, डाला। आप लोग अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से इस बात को जरूर उठाइएगा। हम तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं ताकि जिम्मेदार लोगों के कानों तक ये बातें जाएं और वो दृश्य देखकर समझ सकें कि जिस मूल उद्देश्य के लिए इन आश्रमों को बनाया गया था वो उद्देश्य ऐसी अव्यवस्था के बीच पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलते हैं, अब हमारे साथ वहां के जनप्रतिनिधि और कुछ राजनीतिक पार्टियों के लोग भी जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले रुक कर लेते हैं, सतीश मंडावी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, वहां पर लगातार सक्रिय रहते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत है आपका सतीश जी, टीवी 24 में आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बताइए सतीश जी, इन आश्रमों की जानकारी हम बता तो रहे हैं कि अव्यवस्था है, आपने क्या देखा है और इस संबंध में आपकी ओर से भी कोई पहल की गई है क्या? जी सर, हमने भी लगातार जो आश्रमों में हम लोग विजिट किए हैं। आश्रम में विजिट करने के बाद ये पाया जाता है कि वहाँ पे जिस तरह से मतलब जो पोटा केबिन में जिन बच्चों को रखा जाता है उनको खाने पीने की व्यवस्था ठीक नहीं रहती है। साथ साथ में जैसा कि वहाँ पे जो देख रेख करने के लिए जो अधीक्षकों का नियुक्ति किया जाता है, पर नियुक्ति करने के बावजूद भी वो सही समय पर नहीं रहते हैं और सही प्रकार के जो भोजन व्यवस्था भी नहीं हो पाता है, जिसके कारण सर अभी तक जो बीजापुर जिले में जो पोटा केबिन है वहाँ पे लगभग सर आपको बता दूं लगभग 5 से 10 लोग बच्चों की मौत हो जाती है सर। इसका जिम्मेदार कौन है सर? आप भी जानते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के अधिकारी और शासन के भी अधिकारी और ये जो पोटा केबिन के जो अधीक्षक होते हैं, ये अधीक्षक लोग क्या करते हैं सर, सही समय पर ड्यूटी में नहीं रहते हैं और साथ ही साथ ये भोजन व्यवस्था ठीक से नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते सर लगातार बच्चों का मौत हो रही है। बिल्कुल, आपने कुछ बातें पहुंचाई है क्या? इस तरीके की शिकायत की है क्या किसी को? हाँ, मैंने भी इसका शिकायत पहुंचाया सर, बताया लगभग जो अधिकारी है उनसे भी मेरी बात होती रहती है। साथ साथ में जितने भी प्रशासन के अधिकारी उनको भी मैंने बताया है। ठीक है, और हम उम्मीद रखते हैं कि इस तरीके की बातें जब जनप्रतिनिधियों की ओर से आ रही है तो उसे गंभीरता से लिया जाए। हम तो इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका सतीश मंडावी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी के नेता सतीश मंडावी बता रहे हैं कि ये केवल 5 आश्रमों की स्थिति नहीं
सभी आश्रमों में इसी तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। चलते हैं अब एक बार फिर से धीरेन्द्र के पास, फिर कुछ जिम्मेदार लोगों से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सवाल उन लोगों तक पहुंचना जरूरी है जो कि ऐसी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। धीरेन्द्र, हमने अभी बातचीत की वहां के स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, सभी कह रहे हैं कि बना तो दिया गया है आश्रम, लेकिन देख रेख नहीं हो पाती। क्या ये वजह क्या है? क्या दूरी की वजह से अंदर इलाका है इसलिए इस तरीके की अव्यवस्था देखने को मिलती है, कोई रहने को तैयार नहीं है वहां पर? जी बिल्कुल मोहन, आपको बता दूं कि दूरस्थ इलाका होने की वजह से कई दफे जो है इन इलाकों के जो आश्रम है वहां पर कर्मचारियों की पोस्टिंग तो कर दी जाती है, लेकिन वो भी बेमन होकर वहां पे काम करते हैं। वो नहीं चाहते कि हम इन इलाकों में जो है काम करें, क्योंकि अंदर क्षेत्र होने की वजह से, नक्सल इलाके होने की वजह से कहीं ना कहीं उनको भी खतरा होता है कि अगर हम यहाँ पे शिक्षा की अलग जगाने आए तो नक्सली कहीं ना कहीं उनको भी चोट कर दे। लेकिन बावजूद इसके बच्चों के लिए जो जिम्मेदारी है उसको तो उनको निभाना पड़ेगा, या सरकार के जो भी उच्च पदों में अधिकारी बैठे ऐसे जो लोग हैं, अधीक्षक हैं, उनकी पोस्टिंग करें जो रुचि रख के उनको काम करे। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर किसी छोटे मुन्ने, एक पहली से पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनकी उम्र 5 से 6 साल रहती है, अगर उनका पिताजी उनको स्कूल में भेजता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी अधीक्षक की है, और वो पालक जो है भेजते हैं उनको ये समझ के भेजते हैं कि हमारा बच्चा जाके वहां पे अच्छी पढ़ाई करेगा। लेकिन अगर उनके साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको अगर आश्रमों में झाड़ू लगवाया जा रहा है, उनको पानी भरवाया जा रहा है, तो ये बड़ी विडंबना है। और हमने तस्वीर के माध्यम से ये भी दिखाया कि ये जो आश्रम है वो सड़क के ऊपर में है, और ये सड़क जो है गाड़ियों का आवागमन भी लगे रहता है। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे कि बच्चे सड़क पे हैं और छोटा बच्चा उसमें फुटबॉल खेल रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये जो व्यवस्था है, आएंगे आपके पास, लौटेंगे हमारे साथ यहाँ पर सारकेगुड़ा के आश्रम के अधीक्षक जुड़ गए हैं, कुशवंत झाड़ी जी। उनसे बातचीत करते हैं तो ज्यादा बेहतर चीजें समझ में आएंगी। कुशवंत जी, बहुत स्वागत है आपका टीवी 24 में। नमस्कार। नमस्कार जी जी, कुशवंत जी, हम दिखा रहे हैं कि ये जो आप लोगों का आश्रम है जिसमें 5 आश्रम एक साथ चल रहे हैं, ये कुछ अव्यवस्थाएं जैसी स्थिति है, साफ सफाई नहीं है, बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, पढ़ाई नहीं हो पाती, ऐसी बातें आ रही हैं। ये क्यों है? आप लोग इस पर ध्यान नहीं देते क्या? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं सर, सब व्यवस्था ही बढ़िया व्यवस्था चल रहा है सर वहाँ पे। बाकी जो आप जो बच्चे घूमने का जो बात बोल रहे हैं सर, उस दिन एक्चुअली में छुट्टी था उस दिन सर, तो बच्चे लोग क्या है अपने मतलब अब तो रोड क्रॉस कर रहे थे, तो अपने बाहर लोग पत्रकार लोग हैं, शायद वो टाइम पे पहुंच गए तो ठीक रहे थे। बाकी व्यवस्था सब ठीक है सर, ऐसा कोई वो बच्चों को पढ़ाई हो पाती है? स्कूल के टीचर आते हैं? जी, पर्याप्त मात्रा में शिक्षक है सर, पढ़ाई भी बढ़िया होती है। अब खाने पीने के लिए क्या रखा है बच्चों के लिए? किस तरीके के इंतजाम रहते हैं? जी, मेनू हिसाब से चलता है सर। मेनू में जो सवेरे का जो नाश्ता रहता है, नाश्ता जो दाल है, सब्जी है, सलाद है, सब चीजें। ये बता रहे हैं वहाँ पानी तक नहीं है, बाहर से पानी लाना पड़ता है, इस तरीके की स्थिति है क्या? एक्चुअली सर उस दिन पूरे आप दिन भर से उधर लाइट को गोल करते सर, अपना बिजली विभाग वाले कुछ काम मरम्मत का काम अगर चल रहा है ना सर अभी उधर। अच्छा, बोर है वहाँ पर? जी, उधर जो एरिया में अपने बाताकोटा एरिया में जो है सर मरम्मत का काम चल रहा था, तो उस दिन लाइट गोल था सर। अच्छा। जी। ठीक है, चलिए आप भी नजर बना के रखिए, और हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, और जो शिकायतें हैं उसे जल्द दूर करेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका कुशवंत झाड़ी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब चलते हैं फिर से हमारे रिपोर्टर, हमारे ब्यूरो चीफ जगदलपुर के बस्तर के धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, कुछ चीजें बताई जा रही हैं कि इस कारण से ये समस्या थी, इस कारण से ये समस्या थी, इस तरीके की बातें जो आ रही हैं, इसको कैसे लेते हैं आप? ये क्या कोई बहाना बनाया जा रहा है, या फिर कुछ सही में दिक्कत थी जो कि समस्या के रूप में सामने आ गई? जी देखिए, जिम्मेदार जो होते हैं वो हमेशा बहाने बनाते ही दिखते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्योंकि अगर ये बहाना नहीं बनाएंगे, ये अपनी अगर जो है
अपनी सफाई नहीं देंगे तो इनके ऊपर जो है निलंबन की कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन हम जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप उस तस्वीर को ही देख के समझ सकते हैं कि कितनी अव्यवस्था उन आश्रमों में है। तस्वीरें झूठ नहीं बोलती हैं, या कोई रिपोर्टर या कोई नागरिक जाकर वहां पे ऐसी अव्यवस्था नहीं कर दिया है। जंगल की लकड़ी को इस्तेमाल कर रही है ये अधीक्षक। जंगल की ईंधन के और भी संसाधन मौजूद है, जंगल को सफाया करके आश्रमों की भट्टियों में झोंका जा रहा है। तो इनके ऊपर तो कार्रवाई भी होनी चाहिए। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर किसी नागरिक अपने घर के दरवाजे भी लगाता है, एक फर्नीचर भी उसको इस्तेमाल करता है, उसको में बिल की व्यवस्था करनी होती है। यहाँ पर तो आप ट्रकों और लकड़ियां देख रहे हैं, इनके लिए क्या इनके पास बिल है क्या? नहीं है। ये जंगल से लकड़ी लाते हैं, औने पौने दाम पे ग्रामीणों को देकर लकड़ियां कटवाते हैं और उनको भट्टियों में झोंकते हैं। उसके बाद वहां पर खाना बनता है, जबकि एलपीजी सिलेंडर मौजूद है, इंडक्शन गैस मौजूद है, इनसे भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। हम बहुत ऐसे आश्रमों में गए हैं जहां पर बाकायदा सिलेंडर गैस के जो है उनसे का इस्तेमाल करके बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। और आपको ये भी बता दूं कि अगर जैसा कि कुशवंत जी बोल रहे हैं कि छुट्टी है, अगर छुट्टी है तो क्या इनके लिए भी छुट्टी है क्या? इनके लिए छुट्टी नहीं है। अगर बच्चा वहां पर मौजूद है, बच्चे की उपस्थिति है, तो आपको 24 घंटे रहना पड़ेगा और बच्चों की प्रत्येक व्यक्ति की निगरानी करनी पड़ेगी, प्रत्येक बच्चों की निगरानी करनी पड़ेगी कि वो रोड में न जाए, वो काम न करे। अगर बच्चा पानी भर रहा है तो चपरासी किस लिए है, रसोईया किस लिए है, उनको सरकार वेतन क्यों दे रही है? ये एक बड़ा सवाल है मोहन जी। बिल्कुल, और हम भी यही चाहते हैं कि बच्चों से कोई काम नहीं कराया जाना चाहिए। और जैसा कि आश्रम की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में चीजें पहले से सबको काम के रूप में बटी हुई हैं। सभी अपना अपना काम करें, अपनी जिम्मेदारी निभाएं, जिससे कि जो सुविधाएं दी गई है बच्चों को वो मिल सके। भगवान भरोसे इन आश्रमों को ना छोड़ा जाए, और इसीलिए हम ये सुलगता सवाल उठा रहे हैं कि ये अव्यवस्था का जो आश्रम है, इसे कम से कम बच्चों का आश्रम बनाया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। एक एक करके कुछ और जिम्मेदार लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, दूसरे अधीक्षकों से मिलने बात करने की कोशिश करेंगे। अगर उनसे बात नहीं होगी तो विधायक से हम संपर्क कर रहे हैं, पर शायद वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सांसद से बात करने की हमारी कोशिश जारी है, वो भी किसी कार्यक्रम में हैं ऐसा बताया जा रहा है। ऐसे में लग रहा है कि इस तरीके की चीज़ों से लोग शायद बचने की कोशिश करते हैं, शिकायतों को कोई हल करना नहीं चाहता। हमारी कोशिश यहाँ पर शिकायतों को बताना नहीं है, बल्कि इस समस्या का हल करना है। हालांकि जब इस संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा है कि जो लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी, नोटिस जारी होगी, और इसके बाद शायद व्यवस्था सुधर जाए, इस बात की उम्मीद है। कोशिश करते हैं फिर से बातचीत करने की। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यम समतुल्य अधीक्षक हैं बारसेगुड़ा के, शायद फोन उठा लें तो बातचीत हो जाएगी। चलिए, उनसे भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ते हैं। विक्रम मंडावी बीजापुर के विधायक हैं, उनसे हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। बीजापुर विधायक जो है वो कांग्रेस के हैं, उम्मीद है कि वो तो कम से कम इस संबंध में बोलेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो कांग्रेस का है और कांग्रेस ऐसी समस्याओं को बढ़ चढ़कर उठाती है। कोशिश करते हैं बातचीत करने की, लेकिन शायद संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर से धीरेन्द्र की ओर रुख कर लेते हैं। धीरेन्द्र, क्या लगता है ये ऐसे कितने आश्रम होंगे? चलिए इस आश्रम की बात छोड़ दीजिए, दूसरे आश्रम में कैसी व्यवस्था है? क्या दूसरे आश्रमों की स्थिति ठीक है इससे? मोहन जी, आपको बता दूं कि मैं जो बेहद ही सुदूर इलाके हैं, उन इलाकों के जो आश्रम है वहाँ पे ऐसी ही व्यवस्था देखने को मिलती है। लेकिन जिला मुख्यालय और ब्लॉक मुख्यालय से लगे हुए आश्रमों में थोड़ी बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। वहाँ पर संजीदगी के साथ जो है व्यवस्था की जाती है। अधिकारी भी लगातार उन क्षेत्रों में दौरा करते हैं, तो निश्चित रूप से एक डर भी रहता है अधीक्षकों को कि अगर अधिकारी यहाँ पहुंचेंगे तो और उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन इन क्षेत्रों के जो तमाम जो आश्रम है वहां पर ऐसी व्यवस्था देखने को मिल जाता है। इसके पहले भी जो दो हमारे गेस्ट जुड़े थे, उन्होंने बताया कि बीजापुर जिले के जो तमाम आश्रम है वहां पर स्थिति देखने को मिलती है। और कई दफे वहां पर हमारे जो स्थानीय रिपोर्टर है उन्होंने भी प्रयास किया, दिखाया कि आश्रमों में किस तरह की व्यवस्था है।
कई ऐसे आश्रम हैं जहां पर अव्यवस्था के चलते बच्चों की जान भी गई है, बीमारी के चलते जान भी गई है, समय पर उनको इलाज नहीं मिल पाता उसकी वजह से। तो ये कहीं ना कहीं जो वहाँ के संचालक है उनकी जिम्मेदारी है, और हम आज इसी कार्यक्रम को दिखा रहे हैं। आप भी समझ सकते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके पास मोबाइल की भी सुविधा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। उनको पता है कि अगर हम कॉल उठाएंगे तो हम क्या जवाब देंगे। जवाब में वो केवल बहाना ही बनाएंगे। तो बहाने से काम नहीं चलेगा। सरकार ने एक छोटे से छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए व्यवस्था सुनिश्चित की गई है कि अच्छी उनकी पढ़ाई हो, उनको अच्छी व्यवस्था मिले। तो वो जमीनी स्तर पे दिखना चाहिए, ग्राउंड स्तर पे उन पे जो आवश्यक काम है उनको होना चाहिए। जी ठीक है, चलिए, तो हमारी कोशिश है इन बातों को जरूर सरकार तक पहुंचाएं, और क्योंकि कड़ियां आपस में जुड़ी हुई है, अधीक्षक से लेकर सांसद और मंत्री तक इस पूरी अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं सबको टटोलने की, और जो बातें सामने आई हैं उससे लगता है कि अव्यवस्था जरूर है लेकिन इन्हें ठीक किया जा सकता है, और हमारी कोशिश ही यही है कि व्यवस्था को ठीक किया जाए, और ऐसी स्थिति अगर दूसरे आश्रम में है तो उसे भी नजरअंदाज ना किया जाए। तो आज के सुलगते सवाल के जरिए हमने बीजापुर से ये समस्या उठाई और बताया कि किस तरीके की परेशानियों का सामना बच्चों को करना पड़ रहा है, बच्चों का भविष्य ऐसे में कैसा होगा, ये बड़ा सवाल है। लेकिन आज इस मुद्दे को उठाने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि इसे जल्द सरकार ध्यान में लाएगी, इसे हल करेगी, और बच्चों के साथ कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं होने दिया जाएगा जो कि नियम के खिलाफ है। फिलहाल आज के सुलगते सवाल में इतना ही। अगले बार फिर नए सुलगते सवाल के साथ आपके साथ होंगे मौजूद। तब तक दीजिए मुझे इजाजत, और आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।